बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑन जोफ्रे चौसर विच इज़ डिस्कस चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। कि चौसर को एज ए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री डिस्कस करें। गिव अ डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ चौसर्स कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश पोइट्री एंड लैंग्वेज। उसकी इंग्लिश पोइट्री और लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन डिस्कस करें। डिस्कस चौसर एज ए मॉडर्न पोइट, उसको एज ए मॉडर्न पोइट डिस्कस करें। तो जो चौसर की बुक है द प्रोलॉग, वो आप अगर आप माइंड में रखें तो चौसर में अपनी बुक में जो 29 पिलग्रिम्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे मडीवल एज से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा वो कुछ मॉडर्न एज जो रेनेसांस आ रहा था तब, उससे भी ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल द डॉक्टर ऑफ फिज़िक एंड द मैन ऑफ लॉ, ये करैक्टर जो हैं ये मॉडर्न इरा को या रेनेसांस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चौसर इज़ अ मॉडर्न पोइट जब आपने डिस्कस करना है तो उसने अपनी जो बुक में करैक्टर्स बयान किए हैं उन सबको भी आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा जो चौसर है उसकी जो अपनी एज है वो सारा हीरा उसका जो है इसके लिहाज से उसे कहा जाता है डाइंग स्टार ऑफ मेडिवल एज एंड राइजिंग स्टार ऑफ रेनेसांस। तो उसने ट्रूली अपनी जो एज की स्पिरिट है उसको अपनी बुक में रिवील किया है, जो उसको मॉडर्न पोइट या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बनाती हैं। Chaucer has accurately captured the spirit and temper of his time in his poetry. Especially his prologue to the Canterbury Tales is a remarkable piece of social criticism. But his poetry is more than a mere medieval document. उसने अपनी पोइट्री में जो एक्यूरेट टेम्पर और स्पिरिट ऑफ टाइम है उसको भी एक्सपोज किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है, सॉरी। और इसके अलावा उसने जो ये सारी बुक लिखी है वो पीस ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म भी है। लेकिन ये सारी चीज़ों जो है ये सारी चीज़ें इनके बावजूद वो मोर देन अ मेडिवल डॉक्यूमेंट है। अगर वो सिर्फ एक मेडिवल टाइम की बुक होती तो उसको मेडिवल एरा के बाद वैनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी द प्रोलॉग इज स्टिल इन यूज़। वो कौन सी चीज़ें जो इसको मोर देन अ मेडिवल डॉक्यूमेंट बनाती हैं? इट हैज़ परमानेंट वैल्यू एंड यूनिवर्सल रेलेवेंस। द यूनिवर्सल रेलेवेंस इज बेस्ड अपॉन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच द रीडर फाइंड्स इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। अब वो कपल ऑफ फीचर्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे जो इसको मॉडर्न पोइट या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बनाते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस इट इज़ द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म विच इम्पार्ट्स मॉडर्निटी। एलिमेंट ऑफ रियलिज्म जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसको मॉडर्न पोइट बनाता है या इस बुक को मॉडर्न बुक बनाता है। दिस क्वालिटी ऑफ चौसर्स पोइट्री डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम हिज कंटेम्प्रेरीज। ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ रियलिज्म, इसको इसके जो कंटेम्प्रेरीज है जिस तरह लैंगलैंड है और गोवर है, इस तरह के एक और करैक्टर है, एक और पर्सनैलिटी है जो इसकी कंटेम्प्रेरी हमने पिछले क्वेश्चंस में वो डिस्कस की है। इन सारे करैक्टर से जो इसके कंटेम्प्रेरीज हैं उससे चौसर को डिस्टिंग्विश करता है। ही पोर्ट्रेज हिज करैक्टर्स एज men and women of flesh and blood and not as monsters or angels. Monsters mean all evil or angels mean all good. तो चौसर जो अपनी बुक में करैक्टर्स पोर्ट्रे करता है वो मॉन्स्टर्स और एंजल्स नहीं है, वो करैक्टर्स ऑफ फ्लैश एंड ब्लड हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनसे गुड भी हो सकता है, उनसे ईवल भी हो सकते हैं, वो मिक्सचर ऑफ ईवल एंड गुड भी हो सकते हैं। दे आर टोटली लाइफ साइज हुज प्रोटोटाइप्स कैन बी फाउंड इन ईच एंड एवरी सोसाइटी। वो लाइफ साइज हैं, उनके प्रोटोटाइप्स जो हैं, उनके जो नमूने हैं वो हर किसी सोसाइटी में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर ऑफ फिज़िक जो गोल्ड उसके दिल को लुभाता है, ल्योर करता है, तो अगर हम अपनी सोसाइटी में डॉक्टर्स देखें तो मैक्सिमम उनका वो भी इसी के प्रोटोटाइप्स हैं। इस तरह द मैन ऑफ लॉ वो सेम इसी तरह का, और जो करप्ट क्लर्जी है वो आज भी हम देखें तो इस तरह की करप्शन उनमें पाई जाती है। तो वो सारे क्या हैं, वो प्रोटोटाइप्स हैं। एक एक करेक्टर को उसने रिप्रेजेंट किया है और एक करेक्टर के ज़रिए उसने थॉरली पूरा जो पूरी ब्रांच है किसी भी करेक्टर्स की सबको एक्सपोज किया है। He is a great observer of man and has an extraordinary insight into human nature. उसने एक एक करैक्टर्स को जो डिस्कस किया उससे उसकी पेनिट्रेट किया उसकी नेचर में और उसको डिस्कस किया और उसके फ्लॉज और जो गुड चीज़ें हैं उन सबको रिवील किया। His picture of
ह्यूमन नेचर ट्रांसेंड्स ऑल टाइम एंड स्पेस। उसकी जो ह्यूमन नेचर जो पिक्चर उसने रिप्रेजेंट की है वो सरपास करती है, वो बियॉन्ड है टाइम एंड स्पेस के। Chaucer's Prioress is a living human being of this very world whose weak spots and drawbacks are traceable in the women of all ages। जिस तरह चौसर की प्रायरस है, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो किसी भी एज की वुमन के ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। द सेम चौसेरियन टाइप रियलिज्म कैन बी फाउंड इन द वर्क्स ऑफ द सक्सीडिंग जनरेशंस ऑफ इंग्लिश राइटर्स। तो उसके बाद जो सक्सीडिंग जनरेशन है चौसर की, उसमें भी ये फीचर और रियलिज्म पाया जाता है। बट चौसर इज़ द फेयर प्रैक्टिशनर ऑफ दिस थीमेटिक एज वेल एज स्टाइलिस्टिक डिवाइस। उसने ये थीमेटिक और स्टाइलिस्टिक डिवाइस जो रियलिज्म का है उसको बनाया है, और उसमें ये विद ट्रू सोल एंड स्पिरिट पाया जाता है। ये था जी एलिमेंट ऑफ रियलिज्म जो उसको मॉडर्न पोएट भी बनाता है। और अगर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री का क्वेश्चन आए तो आपने ये चीज़ ऐड कर देनी है, ये नीचे वाली 3 लाइन्स कि चौसर के बाद उसके जो सक्सीडिंग उसकी जनरेशन थी राइटर्स की, उन सब ने भी एलिमेंट ऑफ रियलिज्म को अपनाया है, इसीलिए उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। Number 2, the theme of the Canterbury Tales is human relationship. Like a modern novelist, Chaucer presents the interrelationship of the pilgrims। अच्छा, ये जो pilgrims हैं, ये द prologue टू द कैंटरबरी टेल्स का मतलब ये है कि वो 29 पिलग्रिम्स किसी पिलग्रिम पे जा रहे हैं और उनका इसने सारा हुलिया बयान किया है, सारे कैरेक्टर्स का। ये है द prologue। और इसके आगे बुक है असल में कि जहाँ वो जाते हैं पिलग्रिम पे तो टेल्स कहानियाँ वगैरह सुनाते जाते हैं। तो वो जो कहानियाँ सुनाते हैं ना, उनमें इनका रिलेशनशिप रिवील होता है। ये अब चीज़ आपने माइंड में रखनी है तो आपको ये पॉइंट समझ आएगा। लाइक अ मॉडर्न नॉवलिस्ट, चौसर presents the interrelationship of his pilgrims. In the course of interludes and the tales, his characters talk, smile, laugh, weep, shout, swear, pay compliments and make jokes। ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सारी चीज़ें चौसर के करैक्टर्स एक दूसरे के साथ रिवील करते हैं। द जेंटल नाइट सूद्स द एंग्री वंस विद द कर्टिस वर्ड्स। जो जेंटल नाइट है वो थॉरली गुड करैक्टर्स है, और सबको जो आपस में लड़ते जा करते हैं, जो एंग्री होते हैं आपस में, उनको कर्टिस वर्ड्स हैं उनके साथ सूद करता है। While the sturdy miller and the slender reeve rail at each other। अच्छा, वो कब सूद करता है? जब एंग्री लोग, जो एंग्री करेक्टर्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल दी है एक कपल की, स्टर्डी स्ट्रॉन्ग विगरस मिलर जो है वो फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, विगरस है। एंड द स्लेंडर मिलर जो है बड़ा लाइट और मीगर्स है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं आपस में, तो इनको सूद करता है। In short, Chaucer observes the mutual relationship of the characters। This is a typical modern interest, especially in modern fiction। तो ये जो सारे फीचर्स हैं, ये मॉडर्न फिक्शन के फीचर्स हैं। On account of this, Chaucer has been called the father of English fiction। अब वो फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन भी है क्योंकि ये सारे फीचर्स आजकल फिक्शन में पाए जाते हैं। तो चौसर ने सेंचुरीज अगो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। नेक्स्ट वन इज चौसर्स पिलग्रिम्स एग्जिबिट अ सेकुलर आउटलुक। सेकुलर आउटलुक वो एग्जिबिट करते हैं, इसलिए जो चौसर है वो मॉडर्न पोइट है क्योंकि उसकी जो राइटिंग है उसमें ये फीचर इंक्लूड है। मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़। सेकुलर मीन्स कि वो लगते तो हैं कि रिलीजियस करेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी जो आउटलुक है, उनका जो बिहेवियर है, वो टोटली वर्ल्डली एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्टिव है, वो मनी सेंटर्ड है। Who can deny the purely materialistic approach of the wife of Bath, the monk, the friar, the merchant and the summoner etc। अब जो समनर, ये जो करेक्टर उसने बयान किए हैं सारे थॉरली गुड करेक्टर्स जो हैं, जो द पार्सन है और द नाइट है, उनको छोड़ के जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब में वर्ल्डली, वो सारे मटीरियलिस्टिक सेंटर्ड है, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, वो रिलीजियस हों या ना हों। लेकिन चूंकि ज़्यादातर रिलीजियस करेक्टर्स हैं तो इसलिए हमने उन पे फोकस किया। सच अ सेकुलर लिबरल एंड मटीरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इज़ ऑब्वियसली अ मॉडर्न फिनोमेना
as many modern English writers like Russell and Huxley have strongly endorsed in their writings. तो ये जो करेक्टर्स हैं रसल और हक्सले, इन्होंने अपनी राइटिंग्स में सेकुलर और मटेरियलिस्टिक आउटलुक दी है। और इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मनी है ये एक मॉडर्न फिनोमेना है, और चौसर ने सेंचुरीज अगो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी, तो इसलिए उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या मॉडर्न पोइट हम कह सकते हैं। The pure, worldly, and secular approach of the Pilgrims is snubbed by Chaucer either through humor or irony or satire. These techniques are so solid, novel, and original that, on the one hand, they make him prominent among his contemporaries, while on the other hand, make him a modern poet. उसके contemporaries जो हैं उनमें इसको डिस्टिंग्विश करते हैं और इसको मॉडर्न पोइट भी बनाते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हैं, मनी सेंटर्ड होना, ये सारी चीज़ें उसने सेंचुरीज को रिप्रेजेंट कर दी थी। पॉइंट नंबर 4 इज़ हिज ह्यूमर इज स्पॉन्टेनियस एंड यूनिक। इट आल्सो टेक्स पार्ट इन गिविंग द स्टैंडर्ड ऑफ अ मॉडर्न पोएट टू चौसर इन हिज वर्क्स। ये फीचर जो है ये उसको मॉडर्न पोएट का जो टाइटल है वो देने में हेल्प करता है। इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट कल्चर्ड एफर्ट्स, it is the instrument of his vision of life. Chaucer observes everything and records each detail with smiling eyes, slightly emphasizing one aspect here and the other one there, in order to evoke in the reader that psychological state which makes him laugh without any malice. अब जो उसका जो ह्यूमर है वो स्पॉन्टेनियस और यूनिक है। वो जो कपल ऑफ इवेंट्स डिस्कस करता है, जिस तरह वाइफ ऑफ बात का उसने डिस्कस किया है, हस्बैंड्स, शी हैज़ हस्बैंड, 5 हस्बैंड्स, और पहले उसका जनरल करेक्टर एक्सप्लेन किया, फिर आगे उसका जो जो असल करेक्टर है वो एक्सप्लेन करता है। इस तरह द प्रारस है कि वो बड़ी रहम दिल है कि अगर कोई उसके डॉग्स को रॉड से मारता है तो वो रोती है, और फिर उसके खाना खाने की जो टेक्निक है वो सारी हैं, उसके बाद बताता है उसके जो टीथ हैं वो किस तरह के हैं। तो ये सारी जो है स्पॉन्टेनियस और यूनिक किस्म की जो आयरनी है या ह्यूमर है, विदाउट एनी मैलस है। वो खुद भी हंसता है, अपने करैक्टर्स को भी हंसाता है, जो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, जो उनकी एक्चुअल अपीयरेंस है उसके ज़रिए, और जो इसका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूवमेंट या डिडक्टिटिज़म वो समझता है कि इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में होनी चाहिए, या उनके जो ईवल्स हैं जो सारी चीज़ें उन सबको वो बड़ा स्लाइटली स्नब करता है। उसमें स्टार की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं पाई जाती है। टॉलरेंस इज़ एडमिटेडली द की नोट ऑफ हिज ह्यूमर। अब उसमें चूँकि सटायर नहीं पाया जाता, उसकी ह्यूज क्वांटिटी नहीं पाई जाती, कपल ऑफ करेक्टर्स हैं जो थॉरली इविल है उनके लिए वो स्टायर यूज़ करता है। तो कौन सी चीज़ पाई जाती है? टॉलरेंस पाई जाती है। Chaucer employs humor by emphasizing upon the jingling bridle of the monk, irony by calling Prioress as Madame Eglantine, and satire by calling the summoner as a noble rascal. तो ये एक एग्जाम्पल उसने ह्यूमर, आयरनी और सटायर की कोट की है। The very tone and vitality of Chaucer's humor, with its tags of sympathy and tolerance, is a universal trait on the part of English poets and the novelists like Fielding, Pope, Dickens, Jane Austen, Swift and Yeats. ये सारी लेगेसी उसने इनके लिए छोड़ी है। One of the distinguishing features of Chaucer's poetry is precision and comprehensiveness. अब वो जितने भी उसके डायलॉग्स हैं जो एक्सप्लेन करता है फिज़िकल क्वालिटीज़ या उनके ट्रेड्स, वो थोड़ी सी कपल ऑफ वर्ड्स में एक करैक्टर को एक्सप्लेन करता है। वो सारे का सारा करैक्टर इतना प्रिसाइज बनाता है कि वो हमारी आंखों के सामने उसी तरह का करैक्टर अपीयर हो जाता है। These two characteristics are most markedly manifested in the depiction of 29 Pilgrims of General Pollock. Although he outlines his characters very brief, yet the reader imports a complete picture of the fellow pilgrims. थोड़ी सी लाइंस करैक्टर के बारे में वो बताता है और पूरे का पूरा करैक्टर हमारे सामने आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द करैक्टर ऑफ स्क्वायर
consists of just 20 lines, but his appearance, dress, activities, and inner desires are expressed in such a superb way that the whole picture of a living human being comes before the eyes. Certainly, he packs maximum meanings in the minimum space. ये जो है ये चीज़ है. He packs maximum meaning in the minimum space. ये precision comprehensiveness का आप एज ए सिनोनिम आप देख सकते हैं. All these three elements of economy, precision, and comprehensiveness are typical modern qualities which one can find in the writing of T.S. Eliot, Huxley, and Russell. ये भी मॉडर्न पोइट या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों बनाते हैं कि जो चौसर है उसने अपने जो सक्सीडिंग जनरेशन है ऑफ राइटर्स उनके लिए ये फीचर्स छोड़े हैं. तो आपने माइंड में रखना है, हर एक क्वालिटी जब बयान की जाती है इधर तो उस करेक्टरिस्टिक्स के एंड पे बताया जाता है कि ये क्वालिटी इन जो उसके सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ राइटिंग्स है उन्होंने ली है. फॉर एग्जांपल इधर बताया गया है टी एस इलियट, हक्सले, रसल वगैरह स्पॉन्टेनियसनेस और यूनिकनेस के लिए ये करेक्टर्स बताए इन्होंने अडॉप्ट किए हैं. इसी तरह बाकी ये हक्सले वगैरह हक्सले और रसल ने ये सारे फीचर्स अडॉप्ट किए हैं. तो ये चीज़ें जब आपने लिखनी है तो इनके साथ आप लाइन लिखेंगे ये चूँकि उसने ये फीचर्स अपनी सक्सीडिंग जनरेशन के लिए दिए हैं और उन्होंने यूज़ किए हैं, इन राइटर्स ने ये वाले फीचर्स यूज़ किए हैं, तो इसलिए जो चौसर है उसको द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है. पॉइंट नंबर 6 इज बिसाइड्स चौसर एम्प्लॉयज इन द कैंटरबरी टेल्स द टेक्निक ऑफ ड्रामेटिक monologue and which is one of the most widely used literary devices in modern fiction and poetry. अब आज के दौर में मॉडर्न फिक्शन और पोइट्री में जो टेक्निक्स यूज़ हुई हैं उनमें से एक टेक्निक ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है. ईच ऑफ हिज पिलग्रिम्स comes on the stage to tell tales very much like the speaker of a dramatic monologue. जिस तरह ड्रामेटिक मोनोलॉग में करेक्टर अपीयर होता है स्टेज पे, वो स्पीच डिलीवर करता है और वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताता है, अपने बारे में बताता है, सारी सिचुएशन बताता है जो भी हो जो प्रिवेल कर रही हो स्टोरी में. इसी तरह एक करेक्टर अपीयर हो रहा है स्टेज पे, यानी कि वो अपनी कहानी सुना रहा है, वो अपनी टेल सुनाता है, तो वो अपना आप भी उसमें रिवील कर रहा है और अपनी सोसाइटी को भी उसमें रिवील कर रहा है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेम टेक्निक वाज लेटर ऑन डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली प्रैक्टिस बाय ब्राउनिंग एंड टी.एस. इलियट. अब टी.एस. इलियट और ब्राउनिंग ये जो दो इंग्लिश राइटर हैं इन्होंने ये जो दो राइटर्स हैं इन्होंने इस टेक्निक को इन्हांस किया, प्योरीफाई किया और यूज़ किया. नंबर 7 इज़ अनदर अचीवमेंट ऑफ चौसर which endows upon him the title of father of English literature is the standardization of English language. English language को standardize किया. He chose East Midland dialect for the writings, enriched it through his free borrowing and adaptation of words from French, Greek and Latin. अच्छा, जो डायलेक्ट है वो क्या है, एक ख़ास इलाके में एक जो ज़ुबान बोली जाती है वो डायलेक्ट कहते हैं. और वो जो डायलेक्ट कोई गवर्नमेंट ऑन करे या किसी किसी कंट्री में बोला जाए तो वो क्या बन जाता है, एक लैंग्वेज बन जाता है. तो चौसर ने ये जो इंग्लिश है उसको ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चूज़ किया और उसको इतना इन्हांस किया बोरिंग और अडेप्टेशन से डिफरेंट लैंग्वेजेस से कि उसको एक कंप्लीट लैंग्वेज बना दिया. With the result, East Midland became the most popular and the richest of all dialects, and in the course of time, thus, in a sense, Chaucer created the English language as we know it today. और इसी तरह उसने इंग्लिश लैंग्वेज बना दी, इतनी इनरिच हो गई कि वो डायलेक्ट से आगे ज़ुबान के तौर पे, लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होने लगे. वेल डज लॉवल से, अब ये दो कोटेशंस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के हवाले से, ये आपने लाजमी लिखनी है. चौसर फाउंड हिज इंग्लिश आ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज अ लैंग्वेज, कि चौसर ने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के तौर पे लिया और उसको लेफ्ट छोड़ा दूसरों के लिए, कैसे, एज अ लैंग्वेज. ब्राउनिंग Sainsbury's words about the transformation which Dryden affected in English poetry. We may justly say that Chaucer found the English language brick
एंड लेफ्ट इट मार्बल, कि चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक ब्रिक लिया और छोड़ा कैसे कैसे एज ए मार्बल। उसने उसको इतना पॉलिश किया, किन चीज़ों से पॉलिश किया, अडेप्टेशन से, बोरिंग से, और उसको एक मार्बल बना दिया। पॉइंट नंबर 8 इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट remarkable achievement of Chaucer was the enrichment of art of versification। जो पोइट्री लिखने का जो आर्ट है उसे आर्ट ऑफ वर्सिफिकेशन कहते हैं, काफ़ी अर्दी वगैरह जिसमें बनते हैं। ही डिस्कार्डेड द एंग्लो सेक्शन फार्मूला ऑफ एलिटरेटिव वर्सेस, जो एंग्लो सेक्शन फार्मूला था एलिटरेटिव वर्सेस का, वो इसने डिस्कार्ड कर दिया। विच वाज imported from French a variety of meters to strengthen the English art of versification। उसमें ये सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ करने के लिए अडॉप्ट किया गया था। द लीडिंग वन वर octosyllabic and decasyllabic lines and hero couplet। The important thing to note is that it was hero couplet which, together with its later development the blank verse, hero couplet और blank verse के साथ मिलके became the most popular meter of later English poetry, and by adopting it Shakespeare and Milton produced the fine tragedies and epics in English literature। अब इन चीज़ों को उसने, ये जो एंग्लो सेक्शन फार्मूला इसको डिस्कार्ड किया और उसने हीरो कपलेट और यहाँ पे क्या था, इट वाज हीरो कपलेट विच टुगेदर विद ब्लैंक वर्स। हीरो कपलेट और ब्लैंक वर्स को मिला के उसने जो चीज़ बनाई, उसमें किन्होंने फ्लरिश किया, शेक्सपियर और मिल्टन ने अपनी अपनी एपिक्स। शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज लिखी और मिल्टन ने एपिक लिखी, द पैराडाइज लॉस्ट। इन शॉर्ट चॉसर इज़ अ पोएट ऑफ ऑल टाइम्स। हिज द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स हैज़ अ लोकल हैबिटेशन बट एट द सेम टाइम इट इज़ यूनिवर्सल इन करेक्टर। उसकी लोकल हैबिटेशन है कि लोकल जो करेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया उसने, लेकिन उनके अंदर जो उसने फीचर्स डाल दिए हैं या जो अपनी पोइट्री लिखी है, जिन फीचर्स के ज़रिए उन्हें एक्सपोज या रिवील किया, वो सारे उसको यूनिवर्सल करेक्टर, उन करेक्टर्स को यूनिवर्सल करेक्टर और चौसर को यूनिवर्सल पोइट बनाते हैं। As such, Chaucer is rightly called the father of English poetry। और on account of all these 8 elements जो हमने करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं एक्सप्लेन किए हैं, इनके अकाउंट पे हम कह सकते हैं कि चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश पोइट्री है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।